सभी को प्यार भरा राधे राधे। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न अति लघु उत्तरीय होगा जो इस साल आने की पूरी संभावना है। अब हम एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे और अच्छी तरीके से समझते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। देखो, ये चीज़ आप बुक से भी पढ़ सकते हो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अंतर क्या है, बुक में आप सिर्फ पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देख भी सकते हो और सरल उदाहरण से हम आपको बताएंगे कि ये परिभाषाएं कैसी हैं, सिद्धांत कैसा है, ये हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे। अंतर बस इतना ही होगा। तो हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इस साल पूरे आने की संभावना है ना। तो हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। देखो, जो समेकित शिक्षा होता है वो चाहे मंदबुद्धि बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे फिर सामान्य बालक हो, इन सभी को एक ही क्लास में पढ़ाना है। आप विशेष व्यवहार कैसे करोगे हम आपको बताते हैं। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो फिर सामान्य बालक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, सभी को सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाना है, सामान्य क्लास में ही पढ़ाना है। इनको विशेष विद्यालय में नहीं पढ़ाना है। इनके लिए अलग से विद्यालय नहीं होगा। अलग से विद्यालय किसका होगा, जो पूर्ण तरीके से श्रवण बाधित हैं, पूर्ण तरीके से, है ना। आंशिक रूप से तो फिर सामान्य विद्यालय में ही दी जानी है शिक्षा, लेकिन जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हों, पूर्ण रूप से श्रवण बाधित हों, इन सभी को विशेष विद्यालय में जाना है। लेकिन जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, आंशिक रूप से श्रवण बाधित है, इनको सिर्फ सामान्य विद्यालय में ही जाना है। देखो, जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक हैं, जैसे बालक पीछे बैठे हों, आप उनको आगे बैठा दो ताकि वो अच्छी तरीके से देख सके, अच्छी तरीके से सुन सकें। ये चीज़ कहाँ करनी है, सामान्य विद्यालय में। लेकिन ये सब चीज़ें विशेष व्यवहार करना किसके लिए, जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हो, आंशिक रूप से श्रवण बाधित हो, इन सभी के लिए करना है। इनको आप विशेष विद्यालय में नहीं एडमिशन करा सकते, इनको विशेष विद्यालय में नहीं भेजना है, इनको सामान्य विद्यालय में ही कुछ विशेष चीज़ें क्रियाएँ करनी है, ठीक है। यही चीज़ आपका परिभाषाएं कह रहा है। क्या कहता है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाएं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। हम देखो, किताबी ज्ञान हम आपको नहीं बताने आए हैं, हम अपनी भाषा में जितना हम जानते हैं उतना हम आपको समझाएंगे। कोशिश ये रहेगी आपको सरल शब्दों में बताया जाए जो आपके पूरे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो इसे समेकित शिक्षा कहते हैं। साफ साफ समझो में ये समझ लीजिए कि ऐसी शिक्षा जो चाहे मंदबुद्धि बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे सामान्य बालक हो, इनको कहाँ पर शिक्षा दी जानी है, सामान्य विद्यालय में। लेकिन हाँ, जो पूर्ण रूप से हैं उनको आप विशेष विद्यालय में भेज दीजिए। जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हो, जो आंशिक रूप से श्रवण बाधित है, इनके लिए सामान्य ही विद्यालय चलेगा, इनके लिए सामान्य क्लास ही चलेगा। बस करना क्या है, जो सुन नहीं सकते उनको आगे बैठा दो, जो देख नहीं सकते उनको भी आगे बैठा दो, ताकि वो अच्छे से देख सकें, अच्छे से सुन सकें। ये होता है समेकित शिक्षा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, नीपा के उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चन हम उन्हीं क्वेश्चन को टच किए हैं जो आपके इस साल संभवतः आने की पूरी चांसेस है ना। तो एक एक क्वेश्चन को एक एक चीज़ समझते हुए चलेंगे। नीपा है क्या, देखो एक बार हम पढ़े दे रहे हैं कि है क्या ये चीज़, फिर हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। देखो, नीपा का उद्देश्य है, आप एक चीज़ और बताते हैं। जब बीटीसी का पेपर बहुत ही सरल आता है, हमें बहुत कुछ नहीं लिखना है। कोशिश करिएगा पॉइंट वाइज कुछ 5-6 ही लाइन लिख देंगे, तब भी उतना ही नंबर मिलेगा। समझ में आई बात। तो हाँ, हाईलाइटेड हो, आपका लिखने का तरीका हाईलाइटेड हो। हाईलाइटेड किस तरह, जैसे कुछ हेडिंग बनानी हो तो ब्लैक स्केच का प्रयोग करिए, पटरी स्केल का प्रयोग करिए, और जो चीज़ लिखिए वो चीज़ सटीक रूप में लिखिए। भले ही कम लाइन में लिखिए, लेकिन लिखिए, छोड़ कर नहीं आना है। तो ये चीज़, बाकी नंबर पूरा मिलता है। बहुत लोग होते 2-3 पेज भर के आते, कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग 2-3 कापी भर के आते, कहते हैं हम बहुत ज़्यादा पा जाएंगे। जो बालक एक ही पेपर भर के आते, एक ही पेपर का मतलब है कि एक ही कापी भर कर आता है, तो भी उसको उतना ही मिलेगा। जो 4 कापी भर के आता है तब भी उतना ही मिलेगा।
तो है ना, करना क्या है, हमें टाइम का पूरा ध्यान देना। बीटीसी का पेपर टाइम पर है, आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो हमें लिखना कितना है, जैसे एक लघु उत्तरीय है तो आप 1 पेज लिखेंगे बहुत है। अति लघु उत्तरीय है आधा पेज लिख दीजिए बहुत है। ये नहीं कि अति लघु उत्तरीय भी आप 1-2 पेज छाप के चले आए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और रही बात लघु उत्तरीय 1 पेज का, अति लघु उत्तरीय आधा पेज या उससे भी कम लिखोगे, 1 ही 2 लाइन लिखोगे बहुत है भाई। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में मत लिखिए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। समझ में आई बात? कहने का मतलब ये है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नीपा के उद्देश्य लिखिए। तो पहला है कि राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना है। जो नीपा का उद्देश्य है वो राज्य सरकार तथा शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना। एक होता है परामर्श देना और एक होता है निर्देश देना। देखो, परामर्श और निर्देश में एक बड़ी अंतर है, उसको आप समझिए। देखो, परामर्श आप सबको नहीं दे सकते हैं। जैसे परामर्श व्यक्तिगत रूप से होता है, जो निर्देश होता है वो सामूहिक होता है। हाँ, निर्देशन 2 तरीके से भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है। लेकिन जो परामर्श होता है वो व्यक्तिगत रूप से ही हो सकता है, सबको नहीं दे सकते हो परामर्श, है ना। जैसे आप क्लास में पढ़ाने गए, आपने बहुत बच्चों को पढ़ाया, फिर लास्ट में कोई बच्चा समझ में नहीं पाता, आपके पास जाता है, सर ये इसका क्या होगा, तो ये क्या हुआ, परामर्श दे रहे हो आप सबको थोड़ी ना समझाओगे। जो बच्चा नहीं समझ पाएगा, जो परामर्श लेना चाहेगा वही बच्चा। तो क्या होता है, निर्देश सामूहिक होता है और परामर्श व्यक्तिगत रूप से होता है ना। तो राज्य सरकारों शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना है नीपा का प्रथम उद्देश्य। दूसरा क्या है, शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना तथा उन पर आधारित शोध पत्र कर उसका प्रकाशन करना। ये हो गया नीपा का दूसरा उद्देश्य। तीसरा है विचारों एवं समाचारों का आदान प्रदान। देखो, नीपा का एक ये भी उद्देश्य है, हम जो सोचते हैं और जो अगला सोचता है, वो क्या सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, इन दोनों सोच विचार कर समझ कर जो लास्ट में निष्कर्ष है, उन उद्देश्यों को पूरा करना है। ये नीपा का प्रमुख उद्देश्य है। तो वही बात है कि विचारों समाचारों का आदान प्रदान। और चौथा है देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियां, संस्थाओं तथा संगठनों से परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना। ये नीपा के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य था। आप इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूरा आने के चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मात्र शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई। मात्र शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि है क्या। ठीक है, मात्र शिक्षक संघ की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि इसमें शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मात्र शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में मात्र शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। देखो, मात्र शिक्षक संघ की स्थापना इसलिए की गई है, जैसे कुछ कुछ बालक होते हैं, कुछ बालिकाएं होते हैं। कभी कभी ये होता है कि देखने को मिलता है कि बालक प्राथमिक विद्यालय में आए और बालिकाओं को रोक दिया जाता है कि आप मत पढ़िए। पहले ये सब पूर्व धारणाएं थी जो पहले की, वो आपको बता रहे हैं। तो इनका यही उद्देश्य था कि जब हम कुछ हम महिला मात्र शिक्षक संघ की, जैसे मात्र शिक्षक की संघ की स्थापना करेंगे तो उनका जो मुखिया होगा वो बालिकाओं को प्रेरित करेगा। ठीक है, तो इससे बालिकाएं भी आकर्षित होंगी विद्यालय में, इसीलिए मात्र शिक्षक संघ की स्थापना की गई थी। तो वही कह रहा है कि शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं, जो विद्यालय की सूचना थी, जो अच्छे लाभ, अच्छी योजना है, उन चीज़ों को पहुंचाना अभिभावक के सामने। ठीक है, तो शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मात्र शिक्षक संघ की स्थापना की गई। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। ये इतनी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक। देखो, मानवीय प्रबंधन, ये क्वेश्चन है बहुत सरल, लेकिन हमें दिमाग में जब बैठा रहेगा तभी हम लिख पाएंगे। जैसे ये चीज़ें आपको लघु उत्तरीय में दे दी जाए और आप इन्हीं के बारे में फिर आप देखो, बीटीसी का पेपर बहुत सरल होता है। आप अगर एक चीज़ समझ लेंगे तो उसके बारे में लिखते लिखते चले जाएंगे, आपको 1-2 पेज लिख डालोगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमें लिखना इतना है जितना पूछा जाए, है ना। तो मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं, जैसे प्रधानाध्यापक हो गए, अध्यापक हो गए, छात्र हो गए, समुदाय हो गए
और समुदाय में ग्राम ग्राम शिक्षा समिति भी आता है, शिक्षक के अभिभावक आते, छात्र शिक्षक संघ। देखो मानवीय प्रबंधन का मतलब होता है जो विद्यालय में प्रबंध किए जाए। जैसे जैसे विद्यालय में मुख्य रूप से क्या क्या हैं, जैसे विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं, प्रधान अध्यापक होते हैं, छात्र होते हैं। जब कोई आयोजन होता है, जैसे सांस्कृतिक आयोजन होता है, तो आपके शिक्षक भी आते हैं, छात्र आते हैं, छात्र के माता पिता भी आते हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या हो गई, ये प्रमुख घटक है मानवीय प्रबंधन के, विद्यालय के प्रमुख घटक हैं। ठीक है, विद्यालयों के प्रमुख घटक हैं। अगर विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं होंगे, अध्यापक नहीं होंगे, छात्र नहीं होंगे, तो आप विद्यालय का है क्या फिर? कुछ नहीं है, एक आपका रूम के किराए का घर हो गया। लेकिन जब ये चीज़ें उपस्थित रहती है, विद्यालय में प्रधानाध्यापक रह के आपके टीचर रहते, छात्र होते, तो विद्यालय बन जाता है। तो वही चीज़ है ना कि विद्यालय के प्रमुख घटक कौन कौन है, प्रधानाध्यापक या अध्यापक है, छात्र, और छात्र जब कोई आयोजन होता है तो समुदाय के भी लोग आया करते हैं बीच बीच में। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का मतलब। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो मानवीय संसाधन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। तो हमने आपको बता दिया कि ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी तो विद्यालय में मतलब क्या है। तो ये चीज़ें आप बना के भी लिख सकते हो, हम आपको की पॉइंट बताते चलेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी हम एक दो चीज़ें बताएंगे। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से क्या तात्पर्य, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं फिर हम आपको बताते हैं। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का तात्पर्य उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण से है, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। देखो अब हम एक उदाहरण बताते हैं, है वही चीज़। देखो मानवीय संसाधन, देखिए विद्यालय में अगर योग्य और कुशल प्रधानाध्यापक नहीं रहेगा तो कार्य का संचालन कैसे करेगा। अभी आप जो बिना पढ़ा लिखा को आप ले आइए, प्रधानाध्यापक को बना दो, तो कैसा व्यवहार करेगा। कुछ ही दिनों में पूरा विद्यालय खराब हो जाएगा, नहीं चल सकेगा। तो चीज़ें क्या है कि विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक होता है वो योग्य और कुशल अध्यापक हो। और प्रधानाध्यापक ही नहीं, आप प्रधानाध्यापक बहुत अच्छा है लेकिन आपके अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो पढ़ाना जानते ही नहीं, तो फिर विषय को कैसे पढ़ाएगा, तो योग्य अध्यापक हो, उस विषय के योग्य अध्यापक हो तो ही अच्छा पढ़ा पाएगा, है ना। तो वही मतलब है कि आपका जो विद्यालय में जो मानवीय संसाधन के प्रयोग हैं वो उसमें आते हैं प्रधानाध्यापक और अध्यापक और साथ साथ में छात्र भी। अब छात्र को पढ़ने के लिए जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो क्या आप अगर वो विद्यालय आता है आप उनको भगा दोगे कि भैया आप जाइए? नहीं, आप उनको धैर्य और दृढ़ता के अनुसार आप बच्चों को मोटिवेट करते रहिए ताकि विद्यार्थी भी पढ़ने के प्रति आकर्षित हों। तो ये चीज़ें हैं जो मानवीय संसाधन के प्रयोग में आते हैं। तो वही चीज़ लिखा भी है कि मानवीय संसाधनों के प्रबंधन का तात्पर्य उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण से। यहाँ का मतलब ये है कि आपके जो भी है वो योग्य होना चाहिए, कुशल अध्यापक होना चाहिए। बात इतनी है इसका मतलब कि, और जो जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। यानी विद्यार्थी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, बहुत पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो आप उनको उनकी योग्यता के अनुसार दीजिए। जैसे अगर प्रतिभाशाली आप उसको 10 क्वेश्चन ज़्यादा दे दो और वही मंदबुद्धि बालक बैठा है तो 5 क्वेश्चन उसको दे दो। बात ये है, आप ही नहीं कि बच्चा दूसरी क्लास में आप उसको हाई स्कूल की चीज़ें पढ़ा रहे हो, नहीं, उसकी योग्यता के अनुसार पढ़ाना है। और यही चीज़ नेक्स्ट लाइन का मतलब ये है कि मानवीय संसाधन का सकुशल प्रबंधन ही, जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो विद्यालय का ये मुख्य आधार होता है, शैक्षिक व्यवस्था का भी मुख्य आधार होता है। आपका विद्यालय बहुत अच्छा संचालन करेगा, बहुत अच्छा कार्य प्रगति पर करेगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो मीना मंच क्या है, ये सब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मीना मंच क्या है, तो सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है। इस शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक बालिका की प्रमुख भूमिका है। देखो आपको जब भी कोई मीना मंच की बात आए तो मीना मंच का मतलब हो गया कि बालिकाओं को शिक्षा के प्रति आकर्षित करना है ना, उनको जागरूक बनाना है। और मीना नाम, और फिर पूछे कि मीना क्या है, तो ये समझ लो कि जो महिलाओं को
आकर्षित करना है, उसमें मीना नाम की एक बालिका है जो इसकी प्रमुख भूमिका है। ठीक है, रही बात इसका लाने का उद्देश्य क्या था, तो वो भी मैं एक क्वेश्चन में बता चुके हैं इसका उद्देश्य क्या है, फिर से हम बता दे रहे हैं। देखो, पहले की बात क्या थी कि लोग बालक को ज़्यादा भेजते थे पढ़ने लिखने के लिए बाहर या विद्यालय में पढ़ने के लिए, बालिकाओं को उतना मोटिवेट नहीं किया जाता था। तो वही चीज़ है कि बालिकाओं को भी आकर्षित करो, किसके लिए, शिक्षा के प्रति, उनको भी जागरूक करिए। नहीं, आप भी लड़कियां, जैसे पहले एक और बता दे रहे हैं, लैंगिक लिंग पूर्वाग्रह क्या है। जैसे होता नहीं था कि लड़कियां गणित नहीं ले सकती हैं, लड़के ले सकते हैं, ये सब क्या है, कहीं लिखा थोड़ी ना है कि लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती, लेकिन क्या है, इनको भी जागरूक बनाइए ताकि लड़कियां भी गणित ले सकें। समझ में आई बात? मतलब क्या है मीना मंच का, कि लड़कियों के प्रति, शिक्षा के प्रति इनको आकर्षित करना है, इनको जागरूक बनाना है ताकि ये भी विद्यालय, ये भी पढ़ें, ये भी नाम करें। यही मीना मंच का उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है। उत्तर हम आपको बता दे रहे हैं क्या, फिर हम आपको समझा रहे हैं। पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना का निर्माण ही प्रक्रिया का आयोजन। देखो, संस्थागत नियोजन का मतलब ये है कि आप कोई विद्यालय खोलें। अब खोले तो होंगे नहीं, आपके मन में विचार आएगा कि हमें भी विद्यालय खोलना है। अब विद्यालय ऐसे खोल दिए, अब आपको फिर विचार करना है कि हाँ, विद्यालय चलाने के लिए एक योग्य अध्यापक होना चाहिए, साथ साथ में अब छात्रों के पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बैठने की जगह हो, है ना, शुद्ध वातावरण हो। तो मतलब क्या है, ये सब चीज़ें हमें पूर्व निश्चित, हमें लक्ष्य बना के लिए ही करना पड़ेगा ताकि हम भविष्य में ये सब चीज़ें दे सकेंगे। वही मतलब है कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना का निर्माण करना ही संस्थागत नियोजन क्या है। हम एक उदाहरण दे दिए ना, हम आपको समझाएं, फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे आपको एक विद्यालय खोलना है, पूर्व में ही आप सब कुछ सोचते हैं कि हमें विद्यालय खोलना है, फिर उसके बाद योग्य अध्यापक रखेंगे, अच्छा छात्र आएंगे तो छात्रों के लिए ब्लैक बोर्ड रहना चाहिए, बैठने के लिए जगह रहना चाहिए, शुद्ध वातावरण रहना चाहिए। यानी पूर्व में ही आप उन लक्ष्यों के लिए योजना बनाते हैं, फिर जब योजना बना लेते तब आप उस कार्य को करने लगते। यही मतलब है संस्थागत नियोजन का। पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना का निर्माण ही संस्थागत नियोजन है, या नियोजन का मतलब ही हो गया कि योजना बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है या पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है, हम एक बार पढ़ दे रहे, फिर हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। पर्यवेक्षण शब्द अंग्रेजी के सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वह उच्च दृष्टि से जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके, उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षण का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी है। देखो, अब पर्यवेक्षण का काम समझिए। देखो, पर्यवेक्षण का मतलब होता है कि आप उनका निरीक्षण करना। विद्यालय, जैसे एक विद्यालय बना प्राथमिक का, वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है। अब आप जाएंगे, निरीक्षण करेंगे, देखेंगे विद्यालय का शुद्ध वातावरण में बना, शिक्षा शुद्ध वातावरण में दी जा रही है, यानी कि बैठने की जगह है या नहीं, अध्यापक पढ़ाने योग्य हैं कि नहीं। आप इन समस्याओं का, जैसे वहाँ पर नहीं है, तो आप उनका उपचारात्मक शिक्षण करें। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि जैसे उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि जैसे डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टर, अब मरीज़ जाता है तो मरीज़ एक अपना कारण बताता है कि हम किस वजह से बीमार हैं, तो उन कारणों को जानकर फिर उपचार करता है, दवाई देता है। तो ऐसे ही विद्यालय में जाते हो आप निरीक्षण करने, अगर विद्यालय में ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसका समस्या का समाधान करो, नहीं आप ऐसा करिए, ऐसा सही है ना। तो वो हो गया पर्यवेक्षण। तो वही कह रहा है कि जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके, आप ऐसा कार्य करिए जैसे विद्यालय अच्छा चलने लगे। अध्यापक नहीं पढ़ा पा रहा है तो आप उसको दिशा निर्देश दीजिए, नहीं आप ऐसा कार्य करिए तो ऐसा पढ़ाइए। प्रिंसिपल को बताइए, आप डिवाइडेड करिए अलग अलग विद्यार्थियों को, मतलब ये कि अलग अलग शिक्षक हो, कक्षा 3 का अलग हो, कक्षा 4 का अलग हो, कक्षा 5 का अलग। एक ही टीचर एक ही बालक को ना पढ़ाते रहे, है ना, मतलब बात ये है।
पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, सरल उदाहरण से समझाए, ये उसके वास्तविक जीवन से जोड़ कर पढ़ाए। तो ये सब चीज़ें देखना है ना। तो वही कह रहा है कि जो विद्यालय विकास को गति प्रदान कर उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है जो समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है, जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी हम आपको सटीक रूप से बता चुके हैं। देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए एमडीएम क्या है। एमडीएम वितरण पंजिका से आपका क्या आशय है, अब एक बार पढ़ दे रहे फिर हम आपको बता रहे हैं। इसमें विद्यालय की नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थित छात्रों की संख्या, मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या और भोजन से पूर्व हाथ धोने वालों बच्चों की संख्या, मेनू के प्रकार आदि का प्रत्येक दिन का। देखो एमडीएम का एक तरीके से सरल उदाहरण से मैं आपको बता दे रहे हैं कि समय सारणी हो गया। जैसे विद्यालय खुला, अब उस दिन कितने बच्चे आए आप उनकी संख्या लिख लीजिए, ठीक है। अब जब भोजन हुआ, मिड डे मील जैसे दोपहर के समय जो मध्याह्न भोजन खाना खिलाया जाता है, अब समझ लीजिए आप जितने बच्चे बैठे खाना खा रहे हैं आप उनकी भी संख्या नोट कर लो। अच्छा, खाना खाने से पहले कितने बच्चे हाथ धो रहे हैं, हाथ धो के खाना खा रहे हैं, उन बच्चों का भी आप लिख लीजिए। यानी छात्रों का अवलोकन करना कि कैसी वो क्रियाएँ कर रहे हैं, कैसी उनकी दैनिक क्रिया है, इन सब चीज़ों को आप अपने एमडीएम जो वितरण पंजिका होता है आप उसमें लिखते रहिए। यही है एमडीएम वितरण पंजिका। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि थैंक यू। हम आज कुछ ही क्वेश्चन को लिखे हैं या एक ही क्वेश्चन को मतलब कुछ ही क्वेश्चन को दिखाए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कुछ ही क्वेश्चन को लेकर चलते ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा बोझ ना हो, आप धीरे धीरे क्वेश्चन को देखते रहिएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, पढ़ाने का तरीका कैसा है, अगर हम नहीं कुछ पढ़ा पा रहे मतलब नहीं ज़्यादा पढ़ा पा रहे, आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर ताकि हम अगली वाली वीडियो में कुछ अच्छा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।